नमस्कार दोस्तों, मैं नमटेक में आपका स्वागत है। आज हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। और कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से पुर्तगालियों के हाथ से हार हुई डचों के हाथों। तो आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि डचों का आगमन, चूंकि पुर्तगालों के बाद डच आए थे, तो डच किस तरह से यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई और किस तरह से उनका यहाँ पर जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह तब कैसे काम करी, तो आइए जानते हैं। पुर्तगाली जैसे ही चले गए तो उसके बाद भारत में डच आया, क्योंकि पुर्तगालियों को समय समय पर डचों से सामना करना पड़ रहा था, डचों और अंग्रेजों से। डच चूंकि इनको कई जगहों पर हरा चुके थे, इसके बाद इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चालू किया। तो वस्तुतः 1595 से 96 में कार्नेलियस कार्नेलियस हाउटमैन हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पहला डच अभियान कल पूरी जगत में पहुंचा। 1602 में क्या हुआ? 1602 में जो विभिन्न डच कंपनियां थी जो अलग अलग थी, अब इन्होंने क्या किया, 1602 में सबको मर्ज करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जो कि डच है, जो पहले के समय में हॉलैंड भी बोलते थे, वही उसी मतलब आज के समय में हॉलैंड बोलते थे, जैसे नीदरलैंड पहले के समय में बोलते थे, तो वही यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना कर दी। 1602 में क्या हुआ? 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। की स्थापना की, जो एक विशाल व्यापारिक संस्थान था। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इस कंपनी का जो मूल नाम था वो क्या था? इस कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा, का मूल नाम VOC, यानी कि वारंटी पोस्ट इंडस्ट्री
कंपेंगिंग। कंपेंगिंग। ठीक है। इसके अलावा 1605 में डचों ने क्या किया, पुर्तगीजों से अम्बुयाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीप जो इंडोनेशिया में था उन्हें भी हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। 1605 में क्या किया? 1605 में डचों ने पुर्तगीज पुर्तगीजों से अम्बुयाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप मसाला द्वीप जो इंडोनेशिया में था में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अपना प्रभाव स्थापित किया। मतलब जो उनके पास थे, जिस पे भी तक वो राज कर रहे थे, उसको उन्होंने तबाह कर दिया और अपने नाम किया। 1605 में ही मुसलीपट्टनम 1605 में मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। यह फैक्ट्री विजयनगर का उत्तराधिकारी राज्य था। कौन? चंद्रगिरी के शासक द्वारा प्राप्त अनुमति से स्थापित की गई। यहाँ पर एक चीज है, 1605 में इसे मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। यह फैक्ट्री विजयनगर उत्तराधिकारी विजयनगर उत्तराधिकारी राज्य से का मतलब है कि जो विजयनगर था उस समय विजयनगर स्थापित था, विजयनगर के ने इसको अपनी शरणागत में रखी थी। मतलब विजयनगर का उत्तराधिकारी का मतलब हुआ कि विजयनगर सबसे ऊपर राज्य करता था, उसके अंतर्गत ये राज्य करते थे। इन्होंने अपनी विजयनगर ने अपनी सिक्योरिटी चंद्रगिरि राज को दे रखी थी, तो यही चंद्रगिरि राज के जो शासक थे उनके द्वारा इनको 1605 में मछलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त की गई। अब 1610 में चंद्रगिरि राजा से समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना कर अपना मुख्यालय वहीं स्थापित कर दिया। 1610 ईस्वी में
चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। स्थापना कर स्थापना कर अपना मुख्यालय का राजा आएंगे। तो पहले क्या किया उन्होंने? 1595 छियानवे में क्या हुआ? जो कार्नलियस हॉफमैन था, ठीक है, इसके नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा। 1602 में क्या हुआ? 1602 में जो विभिन्न डच कंपनियां, जो अलग अलग नाम की डच कंपनियां थी, उन्होंने सबको मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की, जो एक विशाल व्यापारिक संस्थान था। ठीक है, जो एक विशाल व्यापारिक संस्थान था। इस कंपनी का मूल नाम क्या था? वीओसी, जिसे वेरमेज्डी पोस्ट इंडस्ट्री कंपनी के नाम बोला जाता है। इसको नाम ध्यान रखिएगा, वीओसी। 1605 में डचों ने पुर्तगीजों से अम्बोयाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप यानी कि जो इंडोनेशियन पड़ रहा था, उसे भी उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ये 1605 में किया। 1605 में ही इन्होंने क्या किया? जो विजयनगर के अधीन एक राज्य था चंद्रगिरी, उसके शासक से इन्होंने अनुमति प्राप्त की और मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित कर ली। कब? 1605 में। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के जो राजा से ही समझौता कर पुलीकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की, जो स्थापना कर अपना मुख्यालय वहां पर स्थापित किया। ये सारी चीजें की गई। अब पुलीकट को बनाया क्यों गया? पुलीकट में ही आंध्र प्रदेश में स्थित था, ठीक है, और यह क्षेत्र इस समय गोलकोंडा शासन के अधीन था। लेकिन पूर्ववर्ती समय में यहाँ पर गजपति शासन था, जो विजयनगर के संघर्ष का केंद्र भी रहा है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण रूप से मुख्यालय बनाया गया। ठीक है। पुलिकट में गोल्डिया नामक एक किले का निर्माण भी किया गया। इसको आप लिखिए। आगे लिखते हैं हम लोग। पुलिकट में गोल्डिया गोल्डिया नामक एक किले का निर्माण भी किया गया। ठीक है। इसके अलावा डचों ने अपने यहाँ पर स्वर्ण के सिक्के भी डलवाए थे, जिसे पगोड़ा कहा जाता है। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोड़ा कहते हैं, पैगोड़ा ढाले। ठीक है। इसके अलावा पुलिकट स्थित
टकसाल। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनते हैं। से भगवान वेंकटेश्वर। भगवान विष्णु का ही नाम है। वेंकटेश्वर के चित्र वाले सोने के पैगोड़ा सिक्के जारी किए। सोने के पैगोड़ा सिक्के जारी किए। 1616 में क्या किया? 1616 ईस्वी में सूरत में, तथा 1641 में विमलीपट्टनम में, विमलीपट्टनम में, विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। में फैक्ट्रियों की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री पीपली में लगी। इसके बाद वो बंगाल बढ़े। बंगाल में, बंगाल की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगी? पीपली में। कब? 1627 ईस्वी में। इसके बाद 1653 में हुगली के निकट एक चिंसूरा है, वहां पर कोठी बनाई गई। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसूरा में कोठी का निर्माण। यहीं पर चिंसूरा में, चिंसूरा के दक्षिण के किले को, दक्षिण के किले को गुस्ताकुस फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। गुस्तावुस, गुस्तावुस फोर्ट, गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। के अलावा 1658 में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टम, नेगापट्टम में फैक्ट्री निर्माण, में फैक्ट्री निर्माण। ठीक है। इसके अलावा 1658 के बाद 1660 में, 1660 ईस्वी में गोलकुंडा तथा
1663 में कोची में फैक्ट्री स्थापित। 1660 में गोलकुंडा तथा 1663 में 1663 ईस्वी में कोची में फैक्ट्री निर्माण। ठीक है। 1690 में पुलिकट के स्थान पर में इन्होंने क्या किया? 1690 में पुलिकट से स्थानांतरण किया कहाँ? मेगापट्टम मेगापट्टम को डच का डच डचों के गवर्नर या डच का गवर्नर मुख्यालय गवर्नर का मुख्यालय बनाया। इसके बाद इन्होंने एक काम और किया था। डचों ने क्या किया? जितने भी लोग हैं उन्होंने मसालों के लिए काम करा। लेकिन डचों ने क्या किया? मसालों से ज्यादा वस्त्रों पे ध्यान दिया। इसीलिए जो वस्त्रों का निर्यात होता था, उनके जो वस्त्र मतलब वस्त्रों को वस्त्र बनाने का जो श्रेय है भारतीय वस्त्र को निर्यात करने का, वो सबसे ज्यादा किसको जाता है? डचों को ही जाता है। इन्हीं की वजह से भारतीय जो वस्त्र थे वो ज्यादा जो है मतलब अधिक मात्रा में बाहर निर्यात होने लगे। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। डचों ने डचों ने मसालों के स्थान पर मसालों के स्थान पर ये पूछ सकता है कि मसालों के स्थान पर ऐसा कौन सी कंपनी थी, ऐसा कौन से यूरोपीय कंट्रीज थी जिसने भारतीय वस्त्रों पर ध्यान दिया? वो डच थे। ठीक है। स्थान पर भारतीय पूर्ति वस्त्रों पर निर्यात करने पर अधिक ध्यान दिया। अधिक ध्यान दिया या अधिक महत्व दिया। ठीक है। इसी कारण से जो भारत में जो वस्त्र का निर्यात है, तो उसे वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है। इसके अलावा 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में क्या हुआ? अ, अंग्रेजों और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। कहाँ का? मध्य बेदरा। बेदरा यानी कि बंगाल में। युद्ध हारने के बाद डचों की शक्ति समाप्त हुई। ठीक है। तो क्या क्या हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। पुलिकट में गोल्ड्रिया नामक एक किले का निर्माण डचों के द्वारा कराया गया। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे हम पैगोडा कहते हैं, उसको ढाला गया। पुलिकट स्थित टकसाल, पुलिकट में इन्होंने काफी कुछ अपना मुख्यालय पुलिकट में ही बनाया था। पुलिकट में टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर जो एक चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए गए। ये पूछ सकता है कि भगवान विष्णु के चित्र वाले सिक्के किस कंपनी के द्वारा जारी किए गए? तो कौन थे? डच थे।
1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। किसके द्वारा? डचों ने। बंगाल की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पीपली में थी, 1627 में। 1653 में हुगली के निकट चिंसुरा में एक कोठी का निर्माण किया गया। चिंसुरा में ही डचों के किले का, जिसे हम गुस्तावुस फोर्ट भी कहते हैं, उसका निर्माण किया गया। 1658 में कासिम बाजा, बालासोर, पटना और मेगापट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1660 ईस्वी में गोलाकोंडा तथा 1663 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित हुई। 1690 में पुलिकट से क्या किया गया? मुख्यालय को मेगापट्टनम स्थानांतरित कर दिया गया। बजट जो गवर्नर का मुख्यालय था वो बना दिया गया। किसे? पुलिकट से मेगापट्टनम तक। पहले कहा था पुलिकट में। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय सूती वस्त्रों को ज्यादा अधिक महत्व दिया और उसे निर्यात करने पर ज्यादा अधिक ध्यान दिया। इसी वजह से डचों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय वस्त्रों का जो निर्यात वो उस वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा यानी बंगाल का युद्ध हारने के बाद यहाँ से डचों की शक्ति समाप्त हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि इसमें डचों का जो शैक्षिक योगदान था वो क्या था, क्योंकि उन्होंने शैक्षिक योगदान भी दिया। देखते थे डचों का शिक्षा में योगदान। शिक्षा में इनका क्या योगदान? ठीक है, तो शिक्षा में योगदान देख लेते हैं। सबसे पहले नाम क्या किया? श्री रामपुर, श्री रामपुर मिशन, श्री रामपुर मिशन प्रेस की स्थापना। ये सबसे बड़ा योगदान था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी। कब? डेनिश मिशनरी द्वारा एक ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम था। इसके बाद क्या हुआ? 1801 से 1832 तक इस प्रेस ने इस प्रेस ने 40 विभिन्न भाषाओं में किताबों की कितनी 2,12,000 प्रतियां थी। 2,12,000 प्रतियां काफी, जो एक बहुत बड़ा है। तीसरा क्या वो? श्रीरामपुर त्रयी बोला जाता है। श्रीरामपुर त्रयी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन है श्रीरामपुर त्रयी? तो ये है विलियम केरी। विलियम केरी। दूसरा बार्ड। तीसरा मार्शमैन। ये शिक्षा में योगदान है, शिक्षा के विकास में। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। विलियम केरी, वार्ड और मार्शमैन, इन तीनों ने मिलकर शिक्षा के लिए विशेष प्रयास।
तो श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना कब हुई? 1799। अब कौन यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, खत्म हो गया था, तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शक्तियां समाप्त कर दी थी, मतलब आप सैन्य सेना वर्क वगैरह नहीं कर सकते हो। अंग्रेजों ने ये खत्म कर दिया था। लेकिन आप यहाँ पर रह रहे थे, कुछ चीजें आपकी चल रही थी, वो आप चलते रहने देते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 1799 में डेनिश मिशनरी द्वारा एक ऐतिहासिक कदम रखा गया, जिसमें पहले प्रेस की स्थापना यहाँ पे 1799 हुई। और 1801 से 32 के बीच में इस प्रेस में 40 विभिन्न भाषाओं में लगभग 2,32,000 प्रतियां छापी थी, जो बहुत बड़ा कदम उस समय के लिए। श्रीरामपुर त्रयी किसे बोला जाता है? विलियम कैरी, बार्ड और मार्शमैन, इन तीनों को श्रीराम त्रयी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही विशेष प्रयास किए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे अब हम देखेंगे भारत में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आगे फिर हम अ, अगले दिन आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी गलतियां हो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।